तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि नोएल और वॉल्टर ने कुछ सीकर्स की हेल्प लेकर नोएल और तानिया को पकड़ लिया होता है और उन दोनों से पूछते हैं कि तुमने पार्टी फंड्स का क्या किया। तो लॉयड बताता है कि उसने सारे पैसे खर्च कर दिए क्योंकि उन्हें कर्ज चुकाना था। और हमें पता लगता है कि जो कर्ज हुआ था वो गलत इन्वेस्टमेंट्स के कारण नहीं बल्कि गैम्बलिंग के कारण हुआ था। फिर उसने कई जगह से पैसे उधार लिए जिससे कि वो अपनी गैम्बलिंग में हारे हुए पैसे वापस जीत सके। लेकिन आखिर में सब हार गया और उस पर इतना कर्ज हो गया कि उसे और कुछ समझ नहीं आया, तो उसने सारे पार्टी फंड्स से वो कर्ज को चुका दिया। फिर उसके बाद नोएल लॉयड और तानिया को चॉइस देता है कि या तो मैं तुम्हें मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दूं या तो फिर स्लेव मर्चेंट को भेज दूं, जिससे कि तुमने जो पैसों का एम्बेजलमेंट किया है वो मैं रिकवर कर सकूं। तो हमें इस पार्ट में पता लगेगा कि नोएल ने लॉयड और तानिया के साथ क्या किया। जो स्लेव मर्चेंट है वो क्या है, कैसा बंदा है। जहाँ कहीं पर भी उजाला होता है वहाँ शेडो तो होती ही है। और उसी तरह इम्पीरियल कैपिटल में जो कि इतना डेवलप्ड और समृद्ध है वहाँ पर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब कि इम्पीरियल कैपिटल में भी काफ़ी सारी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस रन होती हैं और उन ऑर्गेनाइजेशंस को याकुजा कहा जाता है। इम्पीरियल कैपिटल में सबसे बड़ी याकुजा ऑर्गेनाइजेशन लुसिनियो फैमिली है, जिसके कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में एफिलिएट्स हैं और जो कि अंडरग्राउंड होकर काफ़ी सारे इलीगल काम करती हैं, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, मर्डर, ब्लैकमेल, ये सब उनके रोज़ के काम हैं। और लुसियानो फैमिली के रॉयल फैमिली में काफ़ी सारे कनेक्शंस भी हैं, जिससे कि ये इम्पीरियल कैपिटल के अंडरवर्ल्ड के किंग भी माने जाते हैं। और हमें पता लगता है कि जो स्लेव मर्चेंट है वो बार्जिनी फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि लुसिनियो फैमिली के सब लीडर को एडवाइजर्स के तौर पर सर्व करती है और उन्हीं के एक एफिलिएट की बॉस भी है, यानी कि उनके एक एफिलिएट को कंट्रोल भी करती है। मतलब कि जो स्लेव मर्चेंट फिनिचियो बार्जिनी है, जिसे कि नोएल ने बुलाया है, वही लुसिनियो फैमिली में एडवाइजर की तौर पर सर्व करता है और उनके ही एफिलिएट का बॉस भी है, जो कि डुअल पर्सनालिटी का बंदा है। सोफिस्टिकेटेड भी है, वल्गर भी है, चेयरफुल भी है, क्रूल भी है, पैसिफिस्ट भी है और सैडिस्ट भी है। और इसी डुअल नेचर के कारण उसे एक और नाम से भी बुलाया जाता है, मैड पियरॉट। और वो उतरते ही नोएल से बोलता है, मुझे माफ़ करना तुम्हें इतना इंतज़ार कराने के लिए। नोएल बोलता है, हाँ तुम काफ़ी लेट हो। और फिनिचियो नियोल से बोलता है कि चलो डायरेक्ट बिजनेस की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हारे पास इन दोनों की परमिशन तो है ना। नोएल बोलता है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लॉयड और तानिया इन दोनों को मैं स्लेव्स के तौर पर बेच रहा हूँ। तभी वॉल्टर नोएल से शौक में बोलता है कि ये मत कहना कि जब तुम मुझे वहाँ बोल कर गए थे कि मुझे एक ज़रूरी काम करना है तो तुम इस काम के लिए गए थे। नोएल वॉल्टर से कहता है, हाँ तुमने सही समझा, जैसा कि मैंने सोचा था। अब लॉयड और तानिया के पास कुछ भी पैसे नहीं हैं, इसी कारण मैंने अपने दोस्त फिनिचियो को यहाँ पर बुला लिया। जितने भी पैसों का इन दोनों ने एम्बेजलमेंट किया है उन पैसों को मैं इनको बेचकर वापस लूँगा। और फिनिचियो को कहता है कि इन दोनों के लिए बढ़िया मास्टर्स ढूंढना। फिनिचियो बोलता है, हाँ ये मुझ पे छोड़ दो, चलो अब इन दोनों का इंस्पेक्शन करते हैं। लॉयड और तानिया बोलते हैं कि ये भद्दा मजाक बंद करो, क्या हमारे पास कोई चॉइस नहीं है स्लेव्स बनने की जगह। नोएल बोलता है, तो तुम्हें स्लेव्स नहीं बनना, फिर तो एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं तुम्हें मिलिट्री पुलिस के हवाले कर दूं। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि एम्बेजलमेंट के लिए पनिशमेंट 10 साल की फोर्स्ड लेबर है, जिसमें कि ना तो तुम्हें सही से खाना मिलेगा और ना ही तुम्हारी केयर होगी और तुम्हें कंटिन्यूसली वर्क करते ही रहना पड़ेगा हार्श कंडीशंस में माइंस के अंदर, जिसका कि सर्वाइवल रेट केवल 2% है। इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम स्लेव्स बन जाओ, जिससे कि तुम्हें एक बढ़िया मास्टर मिल सके। ये सब सुन के लॉयड और तानिया शॉक हो जाते हैं कि बस 2% सर्वाइवल रेट है। फिनिचियो उन दोनों का इंस्पेक्शन कर चुका होता है और बोलता है, चलो ठीक है, और ड्रामेटिक टोन में बोलता है कि मैं पहले से ही यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इन दोनों की बॉडी भी काफ़ी अच्छी है और ये स्टडी और बिना कोई डिफॉर्मिटीज़ के हैं। नोएल उससे बोलता है, तो इन दोनों के काफ़ी अच्छे पैसे मिलेंगे ना। और अपने मन में सोचता है कि इस समय इम्पीरियल कैपिटल में स्लेव्स के प्राइस अराउंड 5 मिलियन के करीब है, जिससे कि इन दोनों को मिलाकर करीब 10 मिलियन कीमत होगी।
और जो भी 8.4 मिलियन इन्होंने चुराया है वो सब रिकवर हो जाएगा। और फिनिचियो न्योल को बोलता है कि इस मंथ के हिसाब से, यानी कि अभी के हिसाब से इनका प्राइस कुछ इतना है। नोएल बोलता है इसका क्या मतलब हुआ, 6 मिलियन, ये तो काफ़ी कम है। फिनिचियो नोएल से बोलता है कि मुझे माफ़ करना, इसके पीछे एक कारण है जो कि अभी पब्लिक नहीं हुआ है, और बताता है कि जो होली चर्च है उसने अभी एक ऑसेरिटी ऑर्डर इशू किया है। ऑसेरिटी का मतलब कि बिना किसी लग्जरी और अननेसेसरी चीज़ के रहना। सीधा मतलब कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे हैं तो तुम उन्हें चर्च को डोनेट कर दो। यही इस ऑर्डर का मतलब है। हमें होली चर्च के बारे में बताया जाता है कि ये एम्पायर की सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि गॉड ऑफ क्रिएशन अहमद को फॉलो करती है। और इस ऑर्डर को नहीं मानना मतलब कि अपने एंसेस्टर्स और रॉयल फैमिली को बिट्रे करना, जो कि मैं नहीं कर सकता। इसीलिए मैं अभी कोई फालतू खर्च नहीं कर सकता और सिर्फ इतना ही प्राइस लगा सकता हूँ इनका। नोएल फिनिचियो को बोलता है तो इतना कम प्राइस तुम उसी ऑर्डर के कारण कर रहे हो। फिनिचियो बोलता है एग्जैक्टली, जब भी चर्च का ऑर्डर ख़त्म होगा तो प्राइस फिर से वापस हो जाएंगे और इस बारे में मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मुझे ये लगता है कि हमारी टाइमिंग ही गलत डील करने की। और नोएल उसकी बात सुन के अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता तो नहीं कि फिनिचियो झूठ बोल रहा होगा, जो कि बाद में उसी को एक्सपोज कर दे। और बोलता है कि मैंने ही सही से रिसर्च नहीं की, इससे तो मुझे काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा। और फिनिचियो सामने से बोलता है कि मुझे पता ही था तुम समझ जाओगे, हम दोनों ही अभी सेम कंडीशन में हैं। मुझे अच्छा लगा कि तुम मेरी बात समझ गए। वो बोलता है आई लव यू नोएल। नोएल फिनिचियो को बोलता है कि इसी कारण मैं उन्हें 11 मिलियन में बेचूंगा। और फिनिचियो भी फ्लो में बोल देता है कि थैंक यू, यदि तुम उन्हें 11 मिलियन में बेचने के लिए तैयार हो तो मैं अभी उन्हें खरीद लेता हूँ। और उससे जैसे ही रियलाइज होता है कि उन्हें 11 मिलियन बोला तो वो बोलता है कि सडनली 5 मिलियन इंक्रीज क्यों हो गया। नोएल बोलता है अब 12 मिलियन हो गया। फिनिचियो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। नोएल बोलता है 13 मिलियन। फिनिचियो बोलता है वो रुको। नोएल कहता है 14 मिलियन। फिनिचियो गुस्से में बोलता है हे नोएल। नोएल कहता है अब 14 मिलियन, 15 मिलियन। फिनिचियो नोएल की कॉलर पकड़ के गुस्से में बोलता है कीड़े, कब तक तुम अपने मुंह से ये बकवास करते रहोगे। मैं तुम्हें पागल लगता हूँ या कि तुम पिग का खाना बनना चाहते हो जो ये बकवास किए जा रहे हो। नोएल फिनिचियो को बोलता है यदि तुम उन्हें 15 मिलियन में खरीदोगे तो मैं सबको ये बताऊंगा कि मैंने उन्हें डबल प्राइस में बेचा, 30 मिलियन के अराउंड। फिनिचियो बोलता है कि तुम खुद से उनका प्राइस बढ़ाकर उनकी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो, सही समझा ना। नोएल बताता है कि नॉर्मली प्राइस सप्लाई और डिमांड के अकॉर्डिंग तय किया जाता है, लेकिन कुछ केस में ऐसा भी होता है कि मर्चेंडाइज की वैल्यू प्राइस से डिटरमाइन होती है। बेसिकली जितना महंगा प्राइस उतना ही रेयर और वैल्यूएबल उस प्रोडक्ट को माना जाता है और उसी से कि लोग उसे और ज़्यादा खरीदने लगते हैं। और नोएल फिनिचियो को बताता है कि अगर तुम ऑसेरिटी ऑर्डर के टाइम पे स्लेव्स को इतने महंगे प्राइस में खरीदोगे तो उनकी ज़रूर मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगी, जिससे कि अगर तुमने उन्हें 30 मिलियन में खरीदा है तो कम से कम तुम उन्हें 90 मिलियन में बेच सकोगे और ये दोनों उतनी कीमत के लायक भी हैं। लॉयड और तानिया तो एकदम शॉक में ही हो रहे होते हैं कि हमारी कीमतें लगाई जा रही हैं। और फिनिचियो सोचता है रीज़न तो काफ़ी सही है, प्राइस घटाने से सही तो प्राइस बढ़ाना ही होगा, वैल्यूएबल चीज़ का प्राइस घटाने से कोई मतलब नहीं है। नोएल पूछता है तो सही है ना। फिनिचियो कहता है अगर तुम जैसा कह रहे हो कि तुम सबको बताओगे कि तुमने उन्हें 30 मिलियन में बेचा तो मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर ये बात बाहर पता चली तो हम दोनों के लिए ही तकलीफ होगी। नोएल बोलता है ये काफ़ी छोटा रिस्क है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिनिचियो अपना सिर पकड़ के बोलता है तुमने पैसे निकलवा ही लिए आखिरकार मुझसे। यदि मैं पूरे कैपिटल में भी ढूंढूं तो मुझे ऐसा कोई बंदा नहीं मिलेगा जो कि इतनी हिम्मत रखता हो। और फिर नोएल को ऑफर करता है कि तुम मेरी फैमिली में ज्वाइन हो जाओ, मैं तुम्हें एक एग्जीक्यूटिव बना दूंगा। नोएल रिफ्यूज़ करते हुए बोलता है नहीं, मुझे कोई एग्जीक्यूटिव नहीं बनना, मुझे तो सिर्फ सीकर बनना है। और फिर फिनिचियो से पूछता है तो मेरा प्लान कैसा है। फिनिचियो नोएल को कहता है 1 नंबर, तुम्हें मुझसे दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं उन्हें 6 मिलियंस की जगह 15 मिलियन में खरीदूंगा, लेकिन ये सिर्फ इसी बार के लिए होगा।
नोएल अपने मन में सोचता है तो चलो डील पक्की हो ही गई, इतने पैसों के साथ मेरा सारा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और जब तक एक नई पार्टी नहीं बना लेता तब तक का खर्च भी चल जाएगा। और पीछे खड़ा हुआ वो बूढ़ा सीकर सोचता है नोएल के बारे में कि ये क्या बंदा है, इसने मैड पायरोट के साथ भी नेगोशिएशन कर लिया। तभी फिनिचियो उस बूढ़े सीकर की ओर फिंगर करते हुए बोलता है, ए बुड्ढे। सीकर बोलता है, हाँ क्या हुआ क्या हुआ। फिनिचियो उसे धमकाते हुए बोलता है, अगर आज की बात किसी को पता लगी बाहर तो केवल तुम ही नहीं, तुम्हारे फैमिली, तुम्हारे लवर, फ्रेंड्स, सबको जिंदा ही मैं अपने सुअरों को खिला दूंगा, समझे ना। सीकर बोलता है, हाँ मैं किसी को नहीं बोलूंगा। फिनिचियो उससे कहता है, गुड गुड। और फिर फिनिचियो उसके वर्कर को पैसे लाने के लिए ऑर्डर देता है और नोएल से कहता है, ये लो तुम्हारे 500,000 फिल, जैसे कि मैंने एडवांस के लिए प्रॉमिस किया था, और बाकी का जो भी अमाउंट है वो मैं तुम्हारे अकाउंट में बाद में ट्रांसफ़र कर दूंगा। और नोएल वो पैसे की पोटली सीकर की ओर फेंक देता है और कहता है, ये लो तुम्हारा रिवार्ड। सीकर उसे कैच करते हुए बोलता है, ओके। नोएल बोलता है, अब मैंने सारे पैसे भी वापस आ गए हैं और जिस किसी को भी मुझे पैसे वापस देने थे वो सब मैं कुछ कर चुका हूँ, तो अब मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। वॉल्टर से कहता है, चलो वॉल्टर चलते हैं। और जाने ही लगता है। इतने में तानिया नोएल को बोलती है, क्या तुम सच में हमें भेज दोगे? प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम तो एलाइज है ना। नोएल उसके रिप्लाई में बोलता है कि ऐसे लोग जो दूसरे के पैसों को भी जुए में उड़ा दे, ऐसे लोग जो एक बार बिट्रे कर चुके होते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं होता, वो और भी बार बिट्रे कर सकते हैं, इसीलिए ये फाइनल गुड बाय होगा, हम आखिरी बार मिल रहे हैं। तानिया रोते हुए वॉल्टर से कहती है, वॉल्टर मुझे बचा लो। वॉल्टर कहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तानिया रोते रोते चिल्लाते हुए बोलती है, डोंट स्क्रू विथ मी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे बचाओ। जब तुम्हारी ज़रूरत रहती है जभी तुम काम नहीं आते हो, यूजलेस। तुम्हारे दिमाग में क्या सिर्फ भूसा भरा हुआ है, जाओ मर जाओ, जाओ मर जाओ। तभी नोएल बोलता है, फिनिचियो। रिप्लाई करता है, ठीक है तो चलो पपीज, हम चलते हैं। तानिया जाते जाते वॉल्टर से बोलते ही रहती, मर जाओ मर जाओ मर जाओ, तुम ना मर्द हो, तुम में मसल के अलावा कुछ भी नहीं है, तुम एकदम बेकार हो, तुमसे अच्छा तो एक बूढ़ा कुत्ता होगा, जाओ मर जाओ। फिनिचियो नोएल को किस देते हुए बोलता है, फिर मिलते हैं। वॉल्टर तानिया की सारी बातें सुन के एकदम ब्लैंक हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। नोएल वॉल्टर से कहता है, क्या सोच रहे हो, चलो चलते हैं। वो बूढ़ा सीकर नोएल को बोलता है, ज़्यादा उड़ो मत, तुम्हारा याकुजा के साथ कनेक्शन है तो। नोएल उससे बोलता है, ये कितनी पुअर इंसल्ट है, तानिया से कुछ सीखो। और बोलता है कि भले ही मैं अपने एलाइज के बिना फाइट नहीं कर सकता, लेकिन मेरे जैसा कोई अगर इस तरीके से पैसे कमा सकता है तो तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम भी अपने लिए कुछ बेटर अचीव करो। बूढ़ा सीकर नोएल को रिप्लाई देता है, तुम डीमन, तुमने अपने ही एलाइज को स्लेव्स की तरह बेच दिया। यहाँ डीमन का मतलब बीस्ट से है। नोएल बोलता है, मैं सोच ही रहा था तुम मुझे और क्या बुलाओगे, तो उसने मुझे बीस्ट कहा। सीकर्स जो कि खुद ही बीस्ट का शिकार करते हैं, उनके लिए किसी व्यक्ति को बीस्ट कहना मतलब कि वो व्यक्ति सबसे ज़्यादा इविल है, द वीकेस्ट एंड द मोस्ट इविल। बोलते रहो, इसी टाइटल के साथ मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन के दिखाऊंगा। उसके बाद हमें वॉल्टर दिखाया जाता है जो कि अंदर से एकदम टूट चुका होता है तानिया की बात सुन के। तो इसी के साथ इस पार्ट का एंड होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में और देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।